कमर गर्दन एक सीध में गहरा श्वास लेते हुए अपने माता पिता इष्ट देव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंख बंद रखते हुए मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पीडीएफ ओपन करेंगे सब। पेज नंबर बोलेंगे पीडीएफ का। पेज नंबर 37 37 ओके। स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हम भी अपना पीडीएफ ऑन करें। कोई भी एक लोग जो हिंदी पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। सब लोग स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक पर्सन जो भी पढ़ सकते हैं सही हिंदी वो बोलेंगे। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम। जी मैम। पढ़ेंगे। किसको हिंदी पढ़नी आती बस वही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक हेलो, किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती इसमें से? मैम मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इतनी देर लगा दी पढ़ने में, बोलते हुए कम से कम 3 मिनट से ज्यादा टाइम निकल गया। चलिए पढ़ेंगे। बस स्तनधारी में एक जोड़े लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं जो बक्ष्य गुहा में 37 पेज नंबर सबने ओपन कर लिया? ठीक है, स्टार्ट करेंगे। बोलिए। जो बक्ष्य गुहा में स्थित एक जोड़ा गुहाओं के भीतर सुरक्षित बंद रहते हैं। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जैसे सांस लेना या श्वासोच्छवास कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया 2 भागों में संपन्न होती है। निश्वसन, जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छवास अंगों में प्रवेश करती है तब उस अवस्था को कहते हैं पसलियां, तथा स्टर्म टर्न नरम ऊपर था बाहर की ओर। शायद 1 मिनट, ये शायद पढ़ लिया था। यहाँ से पढ़ना गैसों का विनिमय। कहाँ से? गैसों का विनिमय। हाँ, एक बार इसको नंबर पूरा 2 कर दीजिए आप।
मैम आपका माइक म्यूट हो। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाब के अंतर के कारण होता है। गैसों का परिवहन, गैसों तथा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक स्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो एक भौतिक परिवर्तन है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में हो जाता है। इस प्रक्रिया में आयन मुक्त होकर ऊतकों में प्रवेश कर जाता है। मैम हेलो। हाँ मैम, थोड़ा सा रेनू मैडम पढ़ लीजिए, मेरा बच्चा बुला रहा है मैम। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिए, आराम हाँ से मैम। देखिए। चलिए पढ़ेंगे हाँ रेनू जी मैम। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है, जो निम्नलिखित है। प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, या उधर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर क्रमशः पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। कार्बोमिनो यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो समूह से सहयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन से सहयोग कर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार यह लगभग 23% CO2 का परिवहन करता है। आंतरिक श्वसन, शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। क्योंकि आंतरिक श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है, अतः इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन से कोशिकीय श्वसन में निम्नलिखित प्रक्रिया सम्मिलित होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन, रक्त परिसंचरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 25% ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाते हैं। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन उपस्थित में विभिन्न खाद्य पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अनाक्षी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनाक्षी श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, अनाक्षी श्वसन कहलाता है। इसमें जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का यह आंशिक विखंडन 12 एंजाइमों की सहायता से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस होते हैं। संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस प्रकार के संपन्न होने में खर्च हो जाती है। इस प्रकार 2 अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। इसमें ग्लूकोज अणु के आंशिक विखंडन के कारण उनसे लगभग 7% ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यह बची हुई ऊर्जा आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल के रूप में विखंडन के फलस्वरूप मुक्त होती है। मैम ये एटीपी क्या है? ये हमारी ऊर्जा है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, देखो इसको एक बार ध्यान से पढ़ें।
वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। जब ऑक्सीजन नहीं है उस समय जो श्वसन, तो ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक, ऑक्सीजन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है अनऑक्सीजन श्वसन कहलाता है। इसमें जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का अधिक विखंडन होता है। तो देखो ध्यान से, जब हम लोग बोलते हैं जो ऑक्सीशोषण हो रहा है, फिर अनऑक्सीशोषण हो रहा है, तो ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण का मीन्स हुआ कि एक क्षण, जैसे मान लो हमने श्वास लिया और श्वास लेने के बाद जितना टाइम हमारा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने में लगा, तो उसके बीच की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अनऑक्सीशोषण। ठीक है, उसके बीच का जो अंतराल है वो क्या कहलाएगा, अनऑक्सीशोषण कहलाएगा। तो ये जो अनऑक्सीशोषण है, इसमें क्या हो रहा है कि एक रासायनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने श्वास ली है तो लंग्स क्या कर रहे हैं कि ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं। हार्ट क्या कर रहे हैं, जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में पहुंचा रहे हैं। और जैसे ही हम श्वास लेते हैं उतने प्रक्रिया में, उतने टाइम में ब्लड का प्यूरिफाइड होना और प्यूरिफाइड ब्लड का बॉडी में सप्लाई होना, ये काम श्वास लेने के दौरान हो गया। उसके बाद जैसे ही हम श्वास बाहर करेंगे तो हार्ट में क्या होगा, जितना हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो भी हार्ट में वापस आएगा और वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगेन लंग्स के थ्रू, नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर आएगा। तो वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, अगर ब्लड जो हमारा इम्प्यूरिफाइड है या प्यूरिफाइड ब्लड है, ये गैसेस के फॉर्म में क्या है, जब प्यूरिफाइड ब्लड है कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। जब इम्प्यूरिफाइड ब्लड है तो कौन सी गैस है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर हो सबको, प्यूरिफाइड ब्लड ऑक्सीजन, इम्प्यूरिफाइड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, गैस के फॉर्म में हम इसे बाहर निकालते हैं और लेते हैं। फिर इसी में है नेक्स्ट कि ग्लूकोज प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज मीन्स हुआ जो हम भोजन लेते हैं, भोजन से ग्लूकोज कहाँ इकट्ठा होता है, हमारे लिवर में। जो कुछ भी हमने भोजन लिया है, भोजन में ग्लूकोज है। ग्लूकोज में क्या है हमारा, ग्लूकोज क्या है, हमारे पूरे ब्रेन को एनर्जी देता है। एनर्जी किससे मिलती है, ब्रेन को, ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है उसका एक आंशिक विखंडन हो रहा, मतलब ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में होगा तभी हमारा भोजन पचेगा। ठीक, तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का यह आंशिक विखंडन 12 एंजाइमों की सहायता से, एंजाइम्स क्या होते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, एक एंजाइम्स होते हैं, दूसरे हमारे हार्मोन्स होते हैं। दो ही चीजें हैं, जो हमारी ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, उनसे हार्मोन्स निकलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारे एंजाइम्स निकलते हैं। तो एंजाइम्स हमारे, अगर स्वेटिंग हो रही, शरीर में पसीना है, तो ये भी एंजाइम्स है। ठीक है, भोजन पचाने में जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं हमारे स्टमक, अमाशय में, वो भी एंजाइम्स है। तो ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एंजाइमों की सहायता से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन 12 एंजाइमों की सहायता से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका द्रव्य यदि आप लोगों को स्टार्टिंग में याद होगा, तो जो हमारी सेल है, सेल के 3 पार्ट हैं। एक सेल मेम्ब्रेन, सेल की बाहर की दीवार, दूसरा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है, और तीसरा है न्यूक्लियस, जो कोशिका की आत्मा है या कोशिका का प्राण तत्व है। तो ये जो कोशिका द्रव्य, और ये समझ लो कोशिका द्रव्य का मीन्स हो गया हमारा ब्लड, और ब्लड के अंदर प्लाज्मा। ठीक, ब्लड के अंदर प्लाज्मा की बात हो रही, यह है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में जितनी भी घटनाएं घटेंगी वो सब कहाँ होंगी, हमारे ब्लड के अंदर ही तो काम कर रही है। फिर कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को, मतलब पूरी जो प्रोसेस हो रही है को ग्लाइकोसिस, प्रक्रम को ग्लाइकोसिस कहते हैं। संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा कितनी बन रही है, जब प्रॉपर ग्लूकोज ने भोजन पचाने में या ग्लूकोज का विखंडन हुआ है
एंजाइम्स की सहायता से ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में काम कर रहा है, तो कितनी ऊर्जा हमें मिली? एक बार में 4 एटीपी, 4 एटीपी। ये 4 एटीपी जो ऊर्जा है, जिसमें से 2 जो है वो क्या होती है? ऊर्जा हमारी इस प्रकार के संपन्न होने में खर्च होती है। मतलब जो एक लीवर में ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी एनर्जी कलेक्ट है, उसे आप एटीपी भी बोल सकते हैं। वो एटीपी ऊर्जा जब हम कुछ काम करते हैं या भोजन करते हैं, उस समय उसकी जरूरत होती है। तो जो 4 एटीपी ऊर्जा हमारी बनी है, जिसमें से 2 एटीपी ऊर्जा क्या किसमें खत्म हो रही है? खत्म संपन्न होने में खर्च हो जाती है। कुछ लाइन्स गलत लिखी है, ठीक है। जो 2 एटीपी ऊर्जा जब हम कोई काम करते हैं, भोजन करते हैं, जो हमें भोजन से ऑलरेडी मिली है, वो किसी ना किसी काम में खर्च होगी। अब जो इस प्रकार 2 अणु या 2 एटीपी जो का शुद्ध लाभ होता है, इसमें ग्लूकोज अणु के आंशिक विखंडन के कारण उनसे लगभग 7% ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ये बची हुई ऊर्जा आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल के पूर्ण विखंडन का फलस्वरूप मुक्त होती है। अब देखो, इसको सिंपल शब्दों में समझा दे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं, पानी लेते हैं, सही तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपर वे में शरीर से हम बाहर करते हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। ठीक, एनर्जी हमारे शरीर को कब मिलेगी? जबकि हमने सही भोजन लिया हो, भोजन डाइजेस्ट हो गया हो और उसका वेस्ट मटेरियल समय से हमारे शरीर से बाहर निकल गया, पानी सही मात्रा में लिया हो, ठीक, और यूरिन सही तरीके से पास आउट होता हो। 2 चीजें हो गई। तीसरा, नींद हमने सही ली हो, गहरी नींद ली। यही सब तो हमारे शरीर में एनर्जी के सोर्सेज हैं। जब हमने डाइट भी सही ली है, पानी भी सही लिया है, सही समय पर हमारे शरीर से निष्कासित भी हो गए, बाहर भी हो गए ये चीजें, और नींद भी सही ली है और ऑक्सीजन भी सही ली है। 4 चीजें हैं हमारी हेल्थ के लिए। ठीक, ये चारों चीजें जब हमने सही ली है, तो हमारे जो लीवर है वहां पर हमारी एटीपी ऊर्जा कलेक्ट हो रही है, लीवर में और स्प्लीन में। ठीक, ये वो सेंटर पॉइंट है। तो जब हमको मान लो हमें अचानक से थकान लगे या बहुत सारा काम करे, तो और हमने उस समय भोजन नहीं लिया है, तो हमारे शरीर को कौन चलाता है? लीवर से ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो इकट्ठा है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए और हमारे शरीर को एनर्जी दे दे। ठीक, और जब हम उस एनर्जी का यूज करेंगे तो काम कर लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से हमें सही भोजन पानी लेना है, क्योंकि एक बार 2 बार एनर्जी काम कर देगी। लेकिन आप ये सोचे कि हम लगातार 10 दिन तक काम करते रहें और हम कुछ भोजन, पानी, नींद, ऑक्सीजन सही ना ले, तब फिर ये एनर्जी डाउन हो जाएगी। ठीक, तो हमारा जो लिवर है उसको ध्यान में रखिए। किसी की एनर्जी का लेवल स्प्लीन से काउंट किया जाता है। स्प्लीन में यदि एनर्जी का लेवल डाउन है तो पूरा बॉडी की एनर्जी डाउन है। लीवर में सही तरीके से ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो आप समझ लें कि फिर जब हमें जरूरत होगी तो हमारा शरीर या हमारा ब्रेन, बॉडी वीक फील करेगा। ठीक, तो एटीपी ऊर्जा क्या है? वो एनर्जी का प्लेटफॉर्म है जो हमें भोजन, पानी, नींद और ऑक्सीजन से मिलता है, और जरूरत पड़ने पर हम उसका यूज करते हैं। और सही डाइट और सभी चीजें लेंगे तो ये एनर्जी बनेगी, और अन्यथा ये एनर्जी नहीं बनेगी। और इस एनर्जी का यदि हम एक्सेस यूज कर लेंगे और दोबारा एनर्जी गेन नहीं करेंगे, तो भी ये एनर्जी कुछ टाइम के बाद शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस एटीपी को एनर्जी सोर्स, एटीपी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा समझ में, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट है, वो इतना हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आएगा, इसलिए बस जो जितना सरल शब्दों में था वो हमने बता दिया। ठीक है, नहीं तो फिर फॉर्मूले के साथ और फिर एटीपी, एडीपी 2 चीजें यहाँ कनेक्ट होती है एनर्जी के फॉर्मेट में। चलिए पढ़ेंगे आगे।
थोड़ा सा रेनू जी, अच्छा ये बताओ, थोड़ा सा कुछ समझ आया कि एटीपी किसकी बात कर रहे थे हम लोग? एटीपी का मीन समझ में आया कि नहीं आया? बस उतना केवल बोलो कि हाँ एटीपी जी है क्या। मैम। बस ठीक है, चलिए पढ़ेंगे आगे। रेनू? अनऑक्सीकरण प्राय जीवी में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में फलों में अलग समय के लिए होता है। अनऑक्सीकरण को शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण कोशिकीय श्वसन का यह चरण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चरण में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला और अनेक एंजाइमों की सहायता से पाइरुविक अम्ल पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अन्य में CO2 एवं जल के रूप में बनते हैं और ढेर सारी रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। इस प्रकार ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन या पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% तक की जीवों को उपलब्ध होता है। श्वसन की क्रिया विधि श्वसन की प्रक्रिया सामान्य 2 पदों में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया अनऑक्सीकरण तथा ऑक्सीकरण में एक जैसी ही होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में एटीपी के 4 अणु बनते हैं जबकि एटीपी के 2 अणु खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में एटीपी के 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो नेट और 2 नेट H2 में बदलने के काम आते हैं। इस प्रक्रिया की खोज 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने की थी। क्रेब्स चक्र की संपूर्ण अभिक्रिया यूकेरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला पर होती है। इसमें ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पाइरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस चरण में होने वाले प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार है। परिसंचरण तंत्र हृदय विष के कार्य प्रतिहारी परिसंचरण। इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है जिससे उसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस तंत्र का केंद्र हृदय है जो रुधिर को निरंतर एक मिनट, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, नीचे पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऊपर जो पढ़ रहे थे उसमें एक लाइन अपने सिलेबस पे लिखे जाकर, प्रत्येक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रत्येक सेल कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा का भंडारण कहा जाता है। और यही ऊर्जा हमारे शरीर में लिवर में और स्प्लीन में कलेक्ट होती है। पहले तो बॉडी के सभी सेल में है लेकिन ये प्रॉपर प्लेसेस है जहां पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कलेक्ट होता है। कहां पर? लिवर में। जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों के पास यदि 100 रुपए हैं और हमारा खर्च केवल 20 रुपए का है तो हम लोग अपने रुपए फेंक देंगे या कहीं रख लेंगे कि जरूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमने मान लो अभी भोजन लिया है, भोजन बहुत अच्छा लिया तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा हमें अधिक मिल गई तो लीवर क्या करता है? अधिक ग्लूकोज को अपने पास कलेक्ट करता है। ठीक है, हमने अभी बोला, एक एग्जांपल दिया कि यदि हमारे पास 100 रुपीज आ गए हैं और जरूरत केवल हमें 20 रुपए की थी तो मान लो हमें भोजन से ग्लूकोज चाहिए था, भोजन से ग्लूकोज हमें 20% चाहिए था, लेकिन हमने जो भोजन लिया वो बहुत क्वालिटेटिव था तो उससे हमको एनर्जी मिल गई 100% की। तो अब क्या होगा? लीवर क्या करेगा कि 20% जितना बॉडी को चाहिए उतना बॉडी को मिलेगा और 80% अपने पास कलेक्ट कर लेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब बॉडी को कभी नीड होगी इमरजेंसी में तो क्या होगा कि जो लिवर में ग्लाइकोजन है वो किसमें दोबारा कलेक्ट हो जाएगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये किसके पास पावर है? लिवर के पास। जितने भी विटामिन होते हैं ये सब का जो एसेंस है उसको लीवर ही कलेक्ट करता है। इसीलिए लीवर को बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है।
यदि ब्रेन ठीक है और लीवर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि जो हमारी गट टू ब्रेन कनेक्शन, वहां पे भी लीवर एक आपके, कई जगह तो ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में कि ब्रेन से भी पहले लीवर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वही पावर हाउस है, एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसमें एनर्जी कलेक्ट होती है और यही एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको जब ध्यान से पढ़ोगे तो ये बात थोड़ी सी समझ में आएगी। ठीक है, कि किसको एनर्जी नहीं, तो आपको ऐसा कुछ समझ और नॉर्मल ना समझ में आए तो कुछ चीजें तो माइंडसेट कर लो कि लीवर में हमारा ग्लूकोज इकट्ठा रहता है, जरूरत पड़ने पर बॉडी को मिल जाता है। और हमारी कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पावर हाउस कहा जाता है, वहां पर जो भी एनर्जी का एसेंस होता है वो वही इकट्ठा होता है। वो प्रत्येक सेल बॉडी में कम से कम अरबों की संख्या में हमारे सेल हैं और प्रत्येक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे आगे। इस तंत्र का केंद्र हृदय है जो रुधिर को निरंतर पंप करता रहता है। धमनियां वे वाहिकाएं हैं जिनमें होकर रुधिर अंगों में पहुंचता है तथा केशिकाओं द्वारा वितरित होता है। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप पीएच स्थिर बना रहता है। अमीनो अम्ल, विद्युत अपघट्य, गैसें, हार्मोन, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन के अपशिष्ट उत्पाद आदि परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। केवल रक्त वितरण नेटवर्क को ही कुछ लोग वाहिका तंत्र मानते हैं, जबकि अन्य लोग लसिका तंत्र को भी इसी में सम्मिलित करते हैं। मानव एवं अन्य कशेरुक प्राणियों का परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसका मतलब है कि रक्त कभी भी धमनियों, सिराओं एवं केशिकाओं के जाल से बाहर नहीं जाता। अकशेरुकों के परिसंचरण तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र है। बहुत से तुच्छ में परिसंचरण तंत्र होता ही नहीं, किंतु सभी प्राणियों का लसिका तंत्र एक खुला तंत्र होता है। वाहिका तंत्र हृदय, धमनियों तथा सिराओं के समूह का नाम है। धमनियों और सिराओं के बीच केशिकाओं का विस्तृत समूह भी इसी तंत्र का भाग है। इस तंत्र का काम शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर को पहुंचाना है, जिससे उसे पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस तंत्र का केंद्र हृदय है जो रुधिर को निरंतर पंप करता रहता है, और धमनियां वे वाहिकाएं हैं जिनमें होकर रुधिर अंगों में पहुंचता है तथा केशिकाओं द्वारा वितरित होता है। केशिकाओं के रुधिर से पोषण और ऑक्सीजन ऊतकों में चले जाते हैं और इस पोषण और ऑक्सीजन से विहीन रुधिर को वे सिरा में लौटाकर हृदय में मिलाती है, जो उसको फुफ्फुस में ऑक्सीजन लेने के लिए भेज देता है। अंत्र से अवशोषित होकर पोषक अवयव भी इस रुधिर में मिल जाते हैं और फिर से इस रुधिर को अंगों में ऑक्सीजन तथा पोषण पहुंचाने के लिए धमनियों द्वारा भेज दिया जाता है। हृदय हार्ट पेशी ऊतक से निर्मित 4 कोष्ठकों वाला खोखला अंग कक्ष के भीतर ऊपरी दूसरी परशुका और नीचे की ओर छठी परशुका के बीच बाईं ओर स्थित है। इसके दोनों ओर दाहिने और बाएं फुफ्फुस है। इसका आकार कुछ त्रिकोण के समान है, जिसका चौड़ा आधार ऊपर है और विस्तृत निम्न धारा नीचे की ओर स्थित है। इस पर एक दोहरा कला निर्मित आवरण चढ़ा हुआ है, जिसको हृदयावरण कहते हैं। इसकी दोनों परतों के बीच में थोड़ा स्निग्ध द्रव भरा रहता है। हृदय भीतर से 4 कोष्ठकों में विभक्त है, 2 कोष्ठक दाहिनी और 2 बाईं ओर। दाहिनी और बाईं ओर के कोष्ठक के बीच में एक विभाजक पट है जो दोनों ओर के रुधिर को मिलने नहीं देता। प्रत्येक ओर एक कोष्ठक ऊपर है जो आलिंद कहलाता है और नीचे का कोष्ठ निलय कहा जाता है। दाहिने निलय में उदर्भ और अधो महाशिराओं के 2 छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा रुधिर लौटकर हृदय में आता है। एक बड़ा छिद्र आलिंद और निलय के बीच में, जिस पर कपाटिका लगी हुई है। हृदय के संकुचन के समय आलिंद के संकुचित होने पर कपाटिका निलय की ओर खुल जाती है, जिसे रुधिर निलय में चला जाता है। दाहिने निलय में फुफ्फुसी धमनी का भी छिद्र है। निलय के संकुचित होने पर रुधिर फुफ्फुसी धमनी में होता हुआ फुफ्फुसों में चला जाता है। इस प्रकार बाईं ओर भी ऊपर आलिंद है और नीचे निलय। बाएं निलय में 4 फुफ्फुसी सिराओं के छिद्र हैं, जिनके द्वारा फुफ्फुसों में शुद्ध हुआ ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रुधिर लौटकर
आता है और अलिंद के संकुचन करने पर वह नीले और अलिंद के बीच के छिद्र द्वारा नीले में चला जाता है। बाईं ओर के इस छिद्र पर भी कपाटिका लगी हुई है। बाएं नीले में महाधमनी का छिद्र है जिससे रुधिर निकलकर महाधमनी में चला जाता है और उसकी अनेक शाखाओं द्वारा सारे शरीर के संचार करके सिराओं द्वारा लौटकर फिर हृदय के दाहिने अलिंद में लौट आता है। हृदय के संकुचन और फैलाव के द्वारा रुधिर पर परिवहन के लिए दबाव बनाया जाता है जिसे हम शरीर के धड़कन द्वारा महसूस करते हैं। इसे ही हृदय स्पंद कहते हैं। सामान्य अवस्था में यह 72 बार प्रति मिनट वयस्क मनुष्य में होता है। हृदय की कपाटिकाएं ये बड़े महत्व की संरचनाएं हैं जो रुधिर को केवल एक मार्ग से अग्रसर होने देता है, लौटने नहीं देता। दाहिनी ओर की कपाटिका 3 कौड़ी के समान भागों की बनी है और त्रिवलन कपाटिका कहलाती है। बाईं ओर द्विवलन कपाटिका है। नीले की ओर के पृष्ठ पर इनमें बारीक रज्जु के समान तंतु लगे हुए हैं जिनके दूसरे सिरे नीले की दीवार से निकले हुए अंकुरों पर लगते हैं। ये कंड्रीय रज्जु कहलाते हैं और अंकुरों को पैपिलीय पेशी कहा जाता है। अलिंद के संकोच से नीले में रुधिर भर जाने पर जब वह संकुचित होता है तो रुधिर कपद्रों के पीछे पहुंचकर उनके छिद्रों की ओर उठा देता है जिनसे उनके सिरे आपस में मिलकर छिद्र के मार्ग को रोक देते हैं और रुधिर अलिंद में नहीं लौट पाता। पैपिलीय पेशी भी संकुचित हो जाती है जिससे कंड्रीय रज्जु तन जाती है और कपाटिकाओं के कपर्द अलिंद में उलटने नहीं पाते। इस प्रकार के संबंध से रुधिर केवल एक ही दिशा में अलिंद से नीले में जा सकता है। फुफ्फुसी और महाधमनी के छिद्रों पर भी अर्धचंद्राकार कपाटिकाएं लगी हुई है। टिबेशियस कपाट दाएं अलिंद में पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रुधिर महाशिराओं से दाहिने अलिंद में जाता है। वहां के हस्त संकुचन के समय नीले में जाता है। नीले के संकुचित होने पर फुफ्फुसी धमनी में होता हुआ फुफ्फुस में चला जाता है। वहां ऑक्सीजन लेकर रुधिर 4 फुफ्फुसी शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में जाता है और उसके संकुचन करने पर रुधिर बाएं नीले में चला जाता है। बाएं नीले में संकुचित होने पर रुधिर महाधमनी में अग्रेषित हो जाता है। इस धमनी की शाखाएं जिनका नीचे उल्लेख किया गया है शरीर में फैली हुई है। रुधिर इनके द्वारा अंगों में संचार की कोशिकाओं में होता हुआ शिराओं द्वारा फिर हृदय के दाहिने भाग में लौट आता है और फिर वही चक्र आरंभ होता है। यही रुधिर परिसंचरण कहलाता है। हृदय में सर्व संकुचन करने की शक्ति प्रति मिनट 72 बार संकुचन करता है अर्थात एक बार संकुचन में 0.8 सेकंड लगता है। इस काल में 0.1 सेकंड तक अलिंद का संकुचन होता है। शेष 0.7 सेकंड वह स्थिर अवस्था में रहता है। नीले में 0.3 सेकंड तक संकुचन होता है। शेष काल में वह स्थिर रहता है। इस प्रकार सारा हृदय 0.4 सेकंड तक स्थिरावस्था में रहता है। हृदय का संकोच प्रकुंचन और स्थिरावस्था अनुशीतलन कहलाता है। केंद्रीय स्नायु मस्तिष्क अंश के कार्य स्नायु अंश के कार्य संचालित तंत्रिका तंत्रांश के कार्य। रुकेंगे लेंगे। अब जरा हृदय को एक बार ब्रीफ से समझते हैं। प्रत्येक मनुष्य का हृदय किसके आकार का है? अपनी मुट्ठी के, बंद मुट्ठी के। हमारा हृदय स्थित कहाँ है? दोनों लंग्स के बीच। किस तरफ झुका हुआ है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। वेरी गुड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। इसके बाद जो हमारा हार्ट हृदय है इसका फंक्शन क्या है? प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई करना पूरी बॉडी में और फिर इम्प्यूरिफाइड ब्लड को लेकर लंग्स तक पहुंचाना। लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड ले रहे हैं और लंग्स में ही इम्प्यूरिफाइड ब्लड को पहुंचाना। ये किसका काम है? हार्ट का। अब देखते हैं जो हमारा हार्ट है वो किस तरह का है। तो जो हमारा हार्ट है, हृदय है, उसमें 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर का मतलब 4 रूम है, 4 रूम्स। ऐसे समझ लो। कैसे रूम्स है कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक बुक है, ये एक रूम।
दिख रहा है? ठीक, एक पूरा बॉक्स है, उसके अंदर अब देखो 4 बॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक साइड 1 2, दूसरे साइड 1 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला हमारे साइड है उसमें क्या होगा, राइट में पहला जो फर्स्ट है वो एट्रियम है, अलिंद बोलते हैं, और दूसरा वेंट्रिकल है जिसे निलय बोलते हैं। तो राइट साइड में भी एट्रियम है और वेंट्रिकल है, हिंदी में अलिंद है और निलय है। दूसरे वाले फर्स्ट चैम्बर का नाम, रूम का नाम अलिंद और सेकंड का निलय। ऐसे ही सेकंड जो लेफ्ट साइड है वहां पर भी यही है। फर्स्ट में जो है वो क्या है हमारा, वो भी एट्रियम है और अलिंद है, दूसरा निलय है। मतलब दोनों साइड के 1 2 जो है उनके नाम क्या है हिंदी में, अलिंद और निलय, अलिंद और निलय। राइट साइड में भी अलिंद है, लेफ्ट साइड में भी अलिंद है, राइट साइड में भी नीचे वाला निलय है और लेफ्ट साइड में भी निलय है। ठीक, इन इंग्लिश एट्रियम है और निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अब इसको समझ लेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे काम कर रहा है। तो जो हार्ट का हमारा 2 चीजें हैं, हार्ट में 2 चीजें कनेक्ट होती है। एक होता है सुपीरियर वेना कवा और एक इंफीरियर वेना कवा। ये क्या होता है, जो हमारे ऊपर के अंग हैं वो सुपीरियर वेना कवा, जो नीचे के अंग हैं वो इंफीरियर वेना कवा। मतलब जो हमारे नीचे वाले अंग हैं जो पैर हिप से नीचे जा रहे हैं। तो क्या है कि जब भी हमारा ब्लड ऊपर के अंगों से भी जाएगा और नीचे से के अंगों से, क्योंकि ब्लड तो पूरे शरीर में जा रहा है। तो ये सबने सुना ना, जब आता है ब्लड तो ऊपर से नीचे जाएगा और जाता है तो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक, तो हमारा जो ब्लड है, पहले अशुद्ध जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो कहाँ हार्ट के थ्रू आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में फर्स्ट। फिर राइट एट्रियम में जो हमारा ब्लड आया, इम्प्यूरिफाइड ब्लड है, अब वो कहाँ जाएगा, राइट से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, दूसरे वाले रूम में जाएगा, नीचे वाले। तो जब नीचे वाले रूम में आएगा तो ऊपर वाले रूम का दरवाजा बंद हो जाएगा। उसमें 4 वॉल्व होते हैं, ट्राइकिस्पिड, बाइकिस्पिड ऐसे करके, लेकिन वो उतना आप डीप में आपको नहीं जाना है। फिर अब दूसरे साइड जब हमारा राइट साइड के एट्रियम में भी आ गया और वेंट्रिकल में भी आ गया, अब ब्लड किसकी कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ठीक, अलिंद में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद क्या होगा, ब्लड को लंग्स क्या करेंगे, प्यूरिफाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है, शुद्ध करना शुरू करेंगे। तो शुद्ध कैसे होगा, जैसे ही हम गहरा श्वास लेंगे ऑक्सीजन के साथ, ब्लड हमारा प्यूरिफाइड हो जाएगा। ठीक, अब जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो कहां पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, 3 जगह पर क्या हो गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, 3 जगह पर क्या है, अशुद्ध ब्लड जा रहा है। लेकिन जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया है तो लंग्स यहाँ क्या करेंगे, ब्लड को प्यूरिफाइड करेंगे। और प्यूरिफाइड ब्लड कहाँ जाएगा हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक धमनी है, एक आर्टरीज है जिसका नाम है अरोटा, अरोटा महाधमनी है। ठीक, वो एक ऐसी धमनी है, अरोटा महाधमनी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट है और वहां पर शुद्ध ब्लड, ये क्वेश्चन है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि प्यूरिफाइड ब्लड किस धमनी में आता है, किसमें आता है, अरोटा। और अरोटा में जैसे ही आए ब्लड, वहां से पूरी बॉडी को शुद्ध ब्लड हार्ट सप्लाई। ठीक, अब देखो फिर वही चीज आई, एक बार हार्ट ने सप्लाई किया, फिर दोबारा फिर अशुद्ध ब्लड कहाँ आएगा, एक चक्र बन रहा है, सर्कल। श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा महाधमनी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा महाधमनी में आएगा और पूरे शरीर को पहुंचा दिया जाएगा। अरोटा किससे कनेक्ट है, हार्ट से कनेक्ट है।
फिर उसके बाद तुरंत जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करेंगे उतनी देर में शरीर का जो अशुद्ध ब्लड है हार्ट कहाँ पहुंचा देगा? पहले हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, राइट ऑट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट ऑट्रियम में, लेफ्ट ऑट्रियम में आने के बाद ब्लड प्यूरिफाइड फिर कहाँ पहुंचाएंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल में, अरोटा महाधमनी में, उसके बाद फिर पूरी बॉडी में पहुंच गया। मतलब जितनी देर हम श्वास लेते हैं उतनी देर में पूरी बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड सप्लाई कर देगा हार्ट अरोटा महाधमनी के द्वारा, और जितनी देर में हम श्वास छोड़ते हैं उतनी देर में हार्ट अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 3 चैम्बर से होते हुआ राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑट्रियम यहाँ पर आकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा। कितने लोगों को एक पॉइंट में बात समझ में आई है? देखो जितना हम सरल समझा सकते उतना तो हमने कोशिश की। बाकी अब जो लोग बिल्कुल इस बैकग्राउंड से नहीं होंगे पॉइंट में, तो भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी समझ में आएगा। ठीक, कि बस 4 चैम्बर है हमारे हार्ट का, 3 तक अशुद्ध ब्लड जाता है और चौथे में शुद्ध होकर ब्लड आएगा। ठीक, और चौथा जो स्थान है लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहीं पर अरोटा महाधमनी है, आर्टरीज है, जिसके द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई किया जाता है। और प्यूरिफाइड ब्लड अगर बाहर से देखें तो किस फॉर्म में है? जब हम गहरा श्वास ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। और जब अशुद्ध ब्लड किस फॉर्म में बाहर करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। इतना कंफर्म हुआ कि नहीं? ठीक, चलिए। तो ये था, क्योंकि ऐसे पता है जब आप पढ़ते हैं ना तो कहानी लगती है, हमको बहुत बोरिंग लगता है ऐसा पढ़ना। ठीक, क्योंकि वैसे अच्छा है लेकिन ये क्या है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आप चाहे जितना पढ़ते रहो, ऐसे है वैसे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी 4 लाइंस भी आपको क्लियर आपके अपने सिस्टम से समझ में आ जाए तो थोड़ा सा समझ में आता है। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं आता समझ में। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सिस्टोलिक डिस्टोलिक क्या है हमारी, जब हमारा हार्ट संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो हार्ट कब सिकुड़ेगा? जब हम श्वास बाहर करेंगे, तभी तो सिकुड़ेगा। और जब हार्ट एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, कब होगा? जब हम श्वास लेंगे। तो लेने को सिस्टोलिक, छोड़ने को डिस्टोलिक। ठीक, हार्ट का साउंड क्या है? लप डप। हार्ट का चेकअप किसके द्वारा होता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक, ईसीजी। हॉस्पिटल के नेम क्या होते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक, बस छोटी छोटी, क्योंकि इसमें ये नहीं कि कोई आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रहा है, लेकिन इतना तो पता हो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारे शरीर में कैसे काम कर रही है, और योग करेंगे तो कहाँ का इफेक्ट आएगा। ठीक है, योग करेंगे तो कहाँ इफेक्ट आएगा। चलिए अब हम लोग कल बात करेंगे आगे। और आज हमने जो बोला इसका एक छोटा सा की नोट्स बना के रखना है। केवल अपने हार्ट पर हाथ रखना कि हार्ट है हमारा, लंग्स के दोनों बीच में है, लेफ्ट साइड झुका हुआ है, मुट्ठी के आकार का शेप है, इसका साउंड क्या है, इसका चेकअप किसके द्वारा होता है। ठीक, ये जो 4 ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। ठीक है, चलिए अब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। कल आपकी लास्ट क्लास है, इसलिए सब भी लोग अच्छे से रिवीजन करके बैठेंगे। फिर जब दोबारा होगा तब देखेंगे आप लोग की एक क्लास अभी आएगी, लेकिन कुछ दिन बाद आएगी। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now let you palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।